तो गाइस अभी तक हम लोग कंपनी सेशन के जितने भी एक्ट थे उन सबको पढ़ चुके हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और फिर आपका चार्टर एक्ट आया था आपका 33 का, और देन चार्टर एक्ट 1853 जो कि आखिरी एक्ट था कंपनी रूल का। तो इसको हम लोग कंपैरिजन टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और आप लोगों को याद भी हो गए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करा है। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसे ही हमारा चार्टर एक्ट होता है ना, तो चार्टर एक्ट खत्म होने के बाद जो 1857 की क्रांति होती है, तो वो 1857 की क्रांति के बाद एक जो है नया शासन स्टार्ट होता है। तो इस एक्ट के माध्यम से आप कह सकते हो कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एक नया एरा का जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ था, जो कि हम लोग कह सकते हैं द राज या ब्रिटिश राज का स्टार्टिंग हो गई थी इस एक्ट के माध्यम से। तो आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वाले जो एक्ट होते हैं, मतलब कि जितने भी क्राउन रूल वाले एक्ट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आप लोग देखोगे कि पूरे अगर जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला टॉपिक है उसमें से 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्राउन रूल से आते हैं, और जो 20% क्वेश्चन आते हैं वो उसके पीछे से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो लेक्चर्स होने वाले हैं और आने वाले जो लेक्चर होने वाले हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। बाकी आप इसकी पीडीएफ हमारे स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए। अब देखो ये एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो है पूरा एकदम तहलका मच गया था, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है पूरा एकदम हंगामा मच गया था। और उस चीज़ को शांत करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था। इसको लाया किसने किया था, पास किसने किया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने करा था। पर्पस क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके रूल को ख़त्म करना और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल लाना। मतलब कि अब जो ब्रिटिश की सरकार है वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी हमारे देश को, भारत को। और देखो इसमें ना जो आप देखोगे कि इम्प्रूव करना चाह रहे थे जो गवर्नेंस है वहाँ पे, जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कारण जो जितना भी इन्होंने रायता फैलाया था ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस सबको रायता को समेटने का काम करा था इन्होंने। ठीक है, चलो अब बैकग्राउंड और रीज़न क्या था, रीज़न मैंने आपको बता देता हूँ। कुछ मेजर रीज़न है, अगर आपके मेंस आंसर रेटिंग में कुछ लिखने का है तो वो लिख सकते हो, बाकी अगर डायरेक्ट ऑप्शन में भी जो है कई बार ये रीज़न आ जाते हैं। तो आप देखो कि जो 1857 की क्रांति थी वो एक हो सकता है, एक और दूसरा ये था कि लोगों को ना फियर इन्होंने डेवलप कर दिया था। एक तरीके से लोगों को बस ये लग रहा था कि इनके जो कल्चर है और रिलीजन है उसको चेंजेस करने की बात करी जा रही है, क्योंकि आपने देखा था कि जी क्रिश्चियन जो मिशनरी हैं उन लोगों को यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो डेट्स वाई जो है एक धार्मिक आघात जो है वो हो रहा था। जैसे विडो रीमैरिज एक्ट थे, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करा जा रहा था उस टाइम पे, तो ये चीज़ हो गया था। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बताना है, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तरीके से टेस्ट है कि एंग्लो वैदिक जो स्कूल है वो किसने स्टार्ट किया था। और जब सोशल रिफॉर्म आप पढ़ते तो सोशल रिफॉर्म में एक अंग्रेज जो था जो सबसे ज़्यादा फेमस था, उसने एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए बात करी थी, सोशल रिफॉर्मर भी था, उसका नाम क्या था। ठीक है, राजा राममोहन राय के पैरेलल था, वो समकालीन था। तो आपको नाम बताना है, उसका नाम काफ़ी फेमस है। ठीक है, वो कौन सा अंग्रेज था। ठीक है, मैं बस यही बता सकता हूँ क्योंकि वो अंग्रेज़ था, उसने सोशल रिफॉर्म के लिए काफ़ी काम किए थे। तो बताओ, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। हिंट दे दिया मैंने। सोल्जर वेयर जो है वो अपसेट थे उस टाइम पे, रिलीजियस जो है रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहे थे। इंट्रोडक्शन करा गया था जो एनफील्ड राइफल है, मतलब कि चर्बी वाले कारतूस थे जिसमें गाय और सुअर की जो है मांस जो है मिलाए जाते थे। प्रिंसली जो स्टेट है वो फेस करते थे एनेक्सेशन को, यानी कि रियासतों को बोला जाता था कि चलो विलय हो जाओ, मतलब कि हमारे में समाहित हो जाओ, हमारे साथ जो है मिल जाओ, अब जो है आप ब्रिटिश राज की जो है एरिया कहलाओगे। सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन कोलैप्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल रहा था। सहायक संधि और जो व्यवगत का सिद्धांत था, मतलब कि आपका जो बेटा अगर नहीं है, तो अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो आपके मरने के बाद आपकी जो जितनी भी संपत्ति है वो किसकी हो जाएगी, वो ब्रिटिश लोगों की हो जाएगी। तो ये ऐसा पूरा रूल बना हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ था। नो सिक्योरिटी इवन दे आर जो है सपोर्ट और अपोज, मतलब कि आप ब्रिटिश लोगों का साथ भी दे दो या उनको अपोज भी कर लो तो भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ के जो सैनिक वगैरह थे उनको कुछ ऐसा सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे कि वो उनकी, जैसे मान लो आज के टाइम पे होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद भी वो चीज़ मिलती है, या आपकी जो जॉब है वो परमानेंट हो गई है, कभी भी हटा देते थे, तो उनको सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। बट हुआ क्या कि ये जो एक्ट ये पास कैसे हुआ, अगर आप देखा जाए तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंट में भी बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं ना देन फिर पास होता है। तो वैसे ही इस बिल को इंट्रोड्यूस करा गया था अगस्त 1858 में, और इसको
जो बिल का नाम था वो नाम ध्यान रखो, नाम पूछा जाता है ऐसे, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसी एक्ट का नाम है जिसे बाद में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। ओके, और ये जो है फिर पास हो गया था, नवंबर के आसपास पास हुआ था। और वो किस, इसकी घोषणा ऑफिशियली किस चीज़ से करी थी वो अभी मैं नीचे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अबोलिशन हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश क्राउन रूल का डायरेक्ट कंट्रोल अब जो है इंडिया पे हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ थी, एसेट्स थे, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के ऊपर, ठीक है। इसको पॉलिसी ऑफ जो है एनेक्सेशन एंडेड भी कहा जाता है, ठीक है। ये गुजरात पीसीएस में पूछा गया एग्जैक्टली ये वर्ड, तो ध्यान रखो, ठीक है। एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट जो है उसका एंड कर दिया गया, मतलब कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, इनकी वाट लगा दी गई कि आप दो, इनको बस वो राहुल जी जैसे बोलते हैं ना, खत्म, टाटा बाय बाय, बस वो कर दिया। ओके, उसके बाद क्रिएटेड करी गई जो सिंगल अथॉरिटी है, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यहाँ पर जुड़ गया, मतलब ही इंडिया के लिए अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है। तो ये एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे जो कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट में, ये पूछा भी गया है, ध्यान रखना। और ये जो है इनको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई कि अब जो है आप इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालो। इसमें असिस्ट किए गए थे कि 12 मेंबर होंगे इनकी एडवाइजरी काउंसिल में। एक तरीके से कह सकते हो कि उस टाइम की ये कैबिनेट हुआ करती थी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, जो आज के टाइम पे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति है ना, वो वाली पोजीशन हुआ करती थी उनकी, मतलब कि राष्ट्रपति हमेशा पहले आता है ना, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने थे वो लॉर्ड स्टैनली थे। अच्छा, ध्यान रखो, इनका नाम पूछा जाता है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। अब देखो यूपीएससी क्या करेगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके जो नाम है ना स्टैनली, स्टैनली की जगह दूसरा का नाम कर देगा, क्योंकि वो स्वैपिंग टेक्निक करता है। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन और आया हुआ है पीवाईक्यू में, उसमें ना वो गवर्नर जनरल है, वहाँ के गवर्नर जनरल का नाम स्वैप कर दिया है। तो ध्यान रखो, ये गवर्नर जनरल के नाम से ना वो थोड़ा सा खेलता है यूपीएससी भी, ऐसे स्टेट पीसीएस में भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इस टाइम पे ना इंट्रोडक्शन किया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया का, मतलब कि पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था अब उसको ना वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अब देखो न्यू पोजीशन क्रिएट हुई थी, ये पूछा गया है, इसलिए मैं ध्यान रखो। और बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें तो जनरली ये पूछते रहते हैं कि वाइसरॉय की पोस्ट जो है वो कब आई थी, तो ध्यान रखो, ठीक है। वाइसरॉय जो है वो ब्रिटिश क्राउन में को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता था। और एक तरीके से देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल की ऑफ इंडिया था और जो वाइसरॉय की पोस्ट थी, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल पोस्ट बना दी गई थी, और वो थे जो पहले जो वाइसरॉय बने थे, इनका नाम याद रखो, वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसरॉय थे। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि लास्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि कौन होंगे। चलो, क्वींस प्रोक्लेमेशन जो है ये क्या है कि जो क्वीन का जो घोषणा पत्र है, प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा पत्र, तो अब ये क्या है? अब देखो हुआ क्या था कि ये एक्ट का अनाउंस तो कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, पास भी हो गया, बट लेकिन जनता को पता कैसे चलेगा कि आखिर जो है एक्चुअली में ये जो है एक्ट आ रहा है या कुछ चेंजेस होने वाला है या बहुत बड़ा मेजर चेंजेस होने वाला है। तो उसके लिए हुआ क्या कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, मतलब उस टाइम जो वाइसरॉय हैं, वाइसरॉय ने क्या करा कि एक दरबार बुलाया इलाहाबाद में, ठीक है। तो उसको इलाहाबाद दरबार बोला जाता है। तो इलाहाबाद दरबार में जाके सब लोगों को इकट्ठा करा और बोला, ढोल बजाए, सुनो सुनो सुनो, जितने भी इंडिया वाले हैं सुनो। तो आज से हो क्या रहा है कि जो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जा रहा है और महारानी का शासन आ रहा है। तो ऐसी कुछ घोषणा कर दी, और ऐसी घोषणा को कहा जाता है क्वींस प्रोक्लेमेशन, ठीक है। जो भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, देख लेना इसको। तो इसको कहा जाता है जो है महारानी का घोषणा पत्र। तो लॉर्ड कैनिंग थे, यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि आखिर एक्चुअली में जो है अब महारानी का शासन स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि ब्रिटिश राज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी ऑफिशियली घोषणा कर दी उन्होंने 1 नवंबर को। तो अब हुआ क्या कि घोषणा करने के बाद इसमें क्या क्या पॉइंट्स बोले, आखिर ऐसी क्या क्या बातें करी जिससे हमारे इंडिया वाले शांत हो गए। तो अब इसमें ना आप जाएंगे रीज़न पे, क्योंकि ये किस रीज़न से लाया गया था, तो वही रीज़न को यहाँ पर जो है ठीक किया होगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा काम किया ना वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उसको खत्म कर दिया गया। तो भाई नो मोर एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट, मतलब कि अब से कोई भी जो स्टेट हैं उनको जो है ना अपने राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, उनकी पूरी संप्रभुता रहेगी। मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट हैं अब वो सोवरेन रहेंगे, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ। देन उसके बाद प्रॉमिस करा गया कि चलो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके रिलीजन है, आपके कस्टम्स हैं, आपके कल्चर है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं ना, उनकी योग्यता के आधार पर उनको जो नौकरियां हैं वो दी जाएंगी।
भाई जो डिज़र्व करता है, जिनकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको दिया जाएगा। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है ना, उसको ना ब्रिटिश राज की जो ब्रिटिश इंडिया की आर्मी है उससे कम जो है एक तरीके से कोलैबोरेट कर दिया या मर्ज कर दिया गया, और उनको फिर जॉब सिक्योरिटी भी दी गई कि चलो तुम्हारे पास तुम्हें जो है एक परमानेंट जॉब दी जाएगी, एक तरीके से जो है आपको फैसिलिटी दी जाएगी जो बाकी ब्रिटिश सोल्जर को दी जाती है, तो वो सारी जो है सिक्योरिटी वगैरह इनको दी गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इम्पैक्ट पे वही चीज़ें, सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि एक तरीके से जो कंपनी रूल है उसका एंड हो गया, और वाइसराय की पोस्ट बनाई गई, प्रॉमिस करे गए कि रिलीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और साथ ही साथ जो है की टेक अवे क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया बनाया गया, जो कि एक चीफ अथॉरिटी हुआ करती थी। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपने सुना होगा मॉर्ले मिंटो सुधार और जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये दो चीज़ पढ़े हैं, दो रिफॉर्म पढ़े हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे कि जो मोर्ले होता है ना, मोर्ले मिंटो, तो जो मोर्ले हुआ करते थे वो हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो मिंटो हुआ करते थे वो उस टाइम के वाइसराय हुआ करते थे। तो हमेशा याद रखो, जो बड़ा होता है ना उसका नाम पहले आता है, तो जो बड़े होते हैं ना वो बड़े ही होते हैं, बाकी छोटे तो छोटे ही होते हैं। तो जो मॉर्ले मिंटो है ना, मॉर्ले वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और जो पीछे हुआ करते थे वो मिंटो हुआ करते थे, मतलब कि वाइसराय हुआ करते थे, वो मिंटोस वाले मिंटो नहीं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ हो गए आपके जो मोरले हैं, ध्यान रखो उनका जो है वो आगे आएगा, ठीक है। मैं कोई सी वीडियो देख रहा था जहाँ पर उन्होंने मिंटो को पीछे कर दिया था, मिंटो को आगे कर दिया था, मोरले को पीछे कर दिया, तो वो एग्जैक्टली नहीं, वो सही नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो नाम है वो आगे आता है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब सही बात यहाँ पर आती है कि एग्जैक्टली पता चलेगा कि जब आप ये डिफरेंस टेबल देखेंगे, डिफरेंस टेबल के बाद पता चलेगा कि जो पहले हुआ था और उसमें आखिर में चेंजेस क्या हुए हैं। तो थोड़ा सा इसी बहाने हमारा पुराना भी रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके जरूर देखिए, जरूर देखिए, ठीक है। 2 बार जरूर वर्ड यूज़ किया हूँ, तो मतलब देखना है आपको। और उससे पहले आप लोगों के लिए जो एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ क्या, जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, बट आज ऑफिशियली उसको अनाउंस करने की बारी आ गई है। तो आज फाइनली हम लोग जो है हमारे स्मार्ट पीवाईक्यू को नोट्स जो हैं उसको लॉन्च कर रहे हैं। आप लोगों को पता है मैं 2 महीने से लगा हुआ हूँ, इसको धीरे धीरे करके मैं बना रहा था, तो फाइनली आज बन गए हैं। और ये आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ये पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, ई बुक रहेगी, क्योंकि अभी हमारे पास सुविधा अवेलेबल नहीं है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है प्रैक्टिकल जो फिजिकल फॉर्म में इसको प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप लोगों के लिए नोट्स टोटली बन गए हैं, और ये यहाँ पर आपको 2009 से लेके 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू मिलेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको सैंपल दिखा देता हूँ। तो ये रहे सैंपल। तो सैंपल में हमने 2009 से स्टार्ट किया है। अब इसमें ना काफ़ी सारे लोग को डाउट हो रहा था कि सर कुछ लोग तो 40 ईयर के बता रहे हैं, कुछ लोग 45 ईयर के बता रहे हैं। देखो गाइस, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो 10 साल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी टाइम से वो हमको पता चलता है कि जो यूपीएससी का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अब 1-2 क्वेश्चन वो आ गए आपके 40 साल पुराने, तो आप लोगों ने ना एकदम हवा बना दिया है कि वो 40 साल पुराना भी पढ़ना जरूरी है। गाइस, मैं करवा रहा हूँ, आप देख रहे होगे कि डेली में जो थीम वाली वीडियोस जो हमारी बन रही हैं उनमें से गिने चुने जो छोटे मोटे रहते हैं, जो थीम रिपीटेड थीम होती हैं, उससे ही क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थीम को कवर करना, जबकि आप लोग एकदम ऐसा फोमो क्रिएट मत करिए कि मैं 30 साल पुराने वाले पीवाईक्यू पढ़ूंगा तभी जो है मेरा ये क्लियर होगा, या तभी मेरे को ये चीज़ें समझ में आएगा। 10 साल के पीवाईक्यू आप देख लोगे, 10 साल के पीवाईक्यू की थीम को कवर कर लोगे, बस वही पैटर्न को रिपीट कर रहा है यूपीएससी, और उसी पैटर्न को चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आपको पूरे 40 साल के ही पढ़ने पड़ेंगे। 40 साल के पीवाईक्यू की ऑलरेडी पीडीएफ वगैरह जो है आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी मैं करवा ही रहा हूँ आप लोगों को जो है जो हाई यील्डिंग टॉपिक है उतना मैं आपको करवा दूंगा फ्री में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना 10 साल के या 2009 से लेकर 2024 तक के ऑलमोस्ट आप देख लो आपके 15 साल के पीवाईक्यू, 15-16 साल के पीवाईक्यू यहाँ पर कवर कर दिए, सारी थीम कवर कर दी है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सर जो है ऊपर क्वेश्चन रखिए और नीचे आप जो है ये एक तरीके से नोट्स जो है उसके बताइए। तो ऐसे क्या होगा कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ना, ये आपके फाइनल रिवीजन वाले नोट्स बनाए हैं, इसको आपको शॉर्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेना, आप जितने भी पीवाईक्यू के नोट्स उठाओगे या अदर कोचिंग के इंस्टीट्यूट के उठाना, तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज नहीं मिलेंगे, वो पैराग्राफ में मिल जाएंगे, और जो है एकदम एग्जैक्टली टारगेट ओरिएंटेड नोट्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमने थीम कवर करी हुई है, और सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया है एकदम छोटे छोटे में, कहीं कहीं पर मैंने निमोनिक्स भी डाल दिए। तो ये नोट्स ना आप लोगों के लिए बस ऐसे हैं, आपको उठाना है, पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं, कोई बार बार पढ़ते आना है। तो एटलीस्ट क्या होगा कि जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं, यूपीएससी की जो थीम है वो आपके यहाँ पर कवर होती जाएंगी। तो ये जो है ये आपको नोट्स मिल जाएंगे टोटल। अभी आप देखोगे कि मैं इससे ज़्यादा और छोटा नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत ही क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। ऐसे नोट्स आपको, आप खुद ही कंपेयर करके देख लेना आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, वो एक ही जगह मिलेंगे।
वो है आपके स्मार्ट सर के पास। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है वैसे 599 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन जो अगर आप अभी स्टार्टिंग के जो 50 एस्पिरेंट अगर लेते हैं तो 50 एस्पिरेंट के लिए 399 रुपीज़ में। तो जाइए जल्दी से इसको आप लोग एनरोल कर लीजिए या इसको ले सकते हैं, क्योंकि 50 एस्पिरेंट तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप लोग भी उसका पार्ट बनिए और इसका बेनिफिट उठाइए। बाकी इसकी वीडियो मैं फ्री में लाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ये सारे नोट्स मैं पढ़ाऊंगा भी फ्री में। अगर आपको लगता है कि आप इतने भी पैसे नहीं कर पा रहे हो, वैसे बहुत मार्जिन ही रखा हुआ है, आप इंडिया का इतना सबसे जो है टफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो आपकी पूरी लाइफ आपकी जनरेशन चेंज करेगा, तो आपके लिए इतना पैसा तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, 2 महीने की पूरी मेहनत लगी है मेरी, तो आप लोगों के लिए ऊपर है। ठीक है, ओके, चलिए बाकी जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे बता सकते हो। चलिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं। अब इसमें दोनों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने करा था। इस टाइम पे जो एक्सटेंडेड करा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है वो उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं रही थी, अब वो जो है कितने भी टाइम तक कर सकती है। बट लेकिन ये इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि इन लोगों ने ना अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारा करप्शन करना स्टार्ट कर दिया। एक तरीके से आपने देखा होगा कि किसानों का बहुत सारे विद्रोह स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इस टाइम पे ना एक्सटेंड कर दिया था कि कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, इन पर अब रेगुलेट वगैरह कुछ नहीं करा जाएगा। तो एक तरीके से एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इस चीज़ को ना समाप्त करने के लिए ये रूल लाया गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारी वाट लगने वाली है। ठीक है, चलो फर्स्ट चार्टर एक्ट था विदाउट द रिन्यूअल पीरियड। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूव करा गया था उनके गवर्नेंस को। सेपरेट गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो वायसराय बन गया, फर्स्ट वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर ख़त्म ही कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और इन सबको। और फर्स्ट टाइम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर इंट्रोड्यूस किए गए थे। यहाँ पर कोई जो है सेपरेट लेजिस्लेटिव नहीं थी, वायसराय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यही सारी चीज़ मैनेज करते थे। ठीक है, न्यू पोजीशन इंट्रोड्यूस की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये क्रिएट किया गया और कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। और लॉर्ड स्टैनली फर्स्ट इसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, यहाँ पर जो है वायसराय नहीं यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, और साथ ही साथ कौन वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग थे। एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन को। क्वीन प्रोक्लेमेशन यहाँ पर हुआ था, क्वीन प्रोक्लेमेशन यहाँ पर कुछ नहीं है उसका। रेवेन्यू में कोई मेजर चेंजेस इसमें नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रिटिश क्राउन ने सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट कंट्रोल ले ली थी, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू वगैरह वो सब चीज़ इनके पास चले जाएगा। मिलिट्री में क्या चेंजेस हुए थे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री है वो ब्रिटिश इंडिया की आर्मी अब बन गई थी। ठीक है, जॉब दी गई थी। और इम्पैक्ट की बात करें तो एंड हो गया था, यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। तो आई होप ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस शीट है, इस प्रैक्टिस शीट में इसको पॉज करिए और इस सब के आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसको फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा पढ़िए और इसके कमेंट करिए। मैं सबके कमेंट देखता हूँ। ओके, इसको भी देखिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसको भी देखिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, अगर आपको लगे इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आंसर अभी थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है, वो है हमारा 1861 का एक्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।